कोरोना विश्व के सभी देशों की आर्थिक मजबूती के लिए एक परीक्षा की तरह था, जिसमें राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता भी एक कारक थी। इस परीक्षा में दो देशों यानी भारत और चीन पर विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था होने के कारण सभी की नजर थी। एक तरफ जहां चीन इस मंदी से उबरने का दावा कर रहा है, लेकिन उसकी एक के बाद एक डिफॉल्ट होती कंपनियां चीन की पोल खोल रही हैं, तो वहीं भारत धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूती के साथ उबरता दिखाई दे रहा है। और सकारात्मक राजनीतिक निर्णय क्षमता से ना तो कंपनियां डूब रही हैं और ना ही कोई दिवालिया हो रहा है। यानी स्पष्ट शब्दों में कहें तो भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक मजबूत और राजनीतिक निर्णय लेने में अधिक समझदार साबित हुई है। कोरोना के बाद चीन के वैश्विक बहिष्कार के कारण उसकी तकनीकी उद्योग में भारी गिरावट आई थी। वावे जैसी कंपनी तो बंद होने के कगार पर आ गई, तो टेंसेंट को काफी नुकसान हुआ है। वहीं कई चीनी कंपनियों ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया है। इनमें से तो कुछ सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां ही डिफॉल्ट कर रही हैं, जो न केवल चीनी नागरिकों को बल्कि चीन के बाहर से उसे समर्थन करने वाली कंपनियों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। प्रमुख डिफॉल्ट कंपनियों में से एक यूचेन ऑटोमोटिव ग्रुप है। इस साल के शुरुआत में यूचेन 1 बिलियन युआन बॉन्ड के मूलधन और ब्याज चुकाने में असफल रहा, यानी लगभग $152 मिलियन के बॉन्ड का डिफॉल्ट। एक अन्य प्रमुख चीनी सरकार के स्वामित्व वाली उद्यम सिंगुआ यूनी ग्रुप ने $450 मिलियन के बॉन्ड पर मूल चुकाने में असफल रहा। कंपनी पर $2 बिलियन का अतिरिक्त कर्ज बकाया है और निवेशक $450 मिलियन के बॉन्ड पर डिफॉल्ट के दर से चिंतित हैं। एक और चौंकाने वाला डिफॉल्ट का मामला चीन के ग्रे राइनो के नाम से मशहूर उद्यम योंगशेंग कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी का है। यह हाल ही में लगभग $152 मिलियन के बॉन्ड को चुकाने में विफल रहा। वहीं चीन की कम्युनिस्ट सत्ता अलीबाबा और टेंसेंट होल्डिंग्स को स्वयं ही निशाना बना रही है। यानी देखा जाए तो चीनी सरकार द्वारा डिफॉल्ट कंपनियों को किसी तरह का बेल आउट पैकेज देने की संभावना भी नहीं है। वास्तव में चीनी सरकार खुद कर्ज की समस्या में घिरी हुई है। जाहिर है चीनी सरकार ना तो अपनी कंपनियों को ठीक से स्टिमुलस दे सकती है और ना ही अपने ऋणदाताओं के ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता के बारे में आश्वस्त है। वहीं अगर भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की कोरोना वायरस से जूझ रही अर्थव्यवस्था को विनिर्माण के आत्मनिर्भर वैश्विक केंद्र में बदलने की ओर कदम बढ़ाया है। सरकार ने महामारी और उससे संबंधित लॉकडाउन से प्रेरित मंदी के खिलाफ तत्काल राहत देने के लिए लगभग 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। सरकार ने इस बड़ी योजना को अंजाम देने के लिए इस प्रकार योजना बनाई है कि सरकार पर सिर्फ 1 लाख करोड़ का ही बोझ पड़े, ताकि कोरोना महामारी के समय में सरकार के सभी खर्चों की पूर्ति हो सके। एमएसएमई सेक्टर को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इस राहत पैकेज की कुल वैल्यू भी लगभग 6 लाख करोड़ थी। 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमईज के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए के लोन देने की घोषणा की थी, जिसका लगभग 45 लाख एमएसएमई फायदा उठा रहे हैं। इसकी समय सीमा 4 वर्ष की होगी और 12 महीने तक मूलधन पर कोई ब्याज भी नहीं चुकाना होगा। यह राहत पैकेज देश की कंपनियों को वित्तीय सहायता दे रहा है और देश में मांग को बढ़ा रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिला है। नवंबर आते आते इस पैकेज का परिणाम भी देखने को मिला और भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स उच्चतम स्तर पर रहा। वहीं कई कंपनियां जैसे दुपहिया बजाज और टीवीएस के सेल में वृद्धि दर 2 अंकों में रही। वहीं देश के कुल एक्सपोर्ट में भी 5% से अधिक की वृद्धि हुई। इस मंदी से उबरने के लिए भारत सरकार ने न सिर्फ अपने देश की कंपनियों को स्टिमुलस पैकेज देकर मंदी से उबरने में मदद की, बल्कि उन्हें डूबने से भी बचाया। वहीं चीन की सरकार न सिर्फ उन्हें डूबते हुए चुपचाप देखती रही, बल्कि अगर किसी कंपनी ने सत्ता के निर्णय पर उंगली उठाने की कोशिश की तो सरकार ने उस कंपनी पर ही हमला शुरू कर दिया। सीसीपी और उसके प्रचार तंत्र चाहते हैं कि हम ये विश्वास करें कि चीनी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि चीन इतनी मुसीबत में है कि वह अपना कर्ज भी नहीं चुका सकता। वहीं भारत अपने सही निर्णयों और कंपनियों को राहत पैकेज देकर अब वापस पटरी पर लौट रहा है।